दोस्तों नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि आपसे मेरा हमेशा वादा रहा है कि हम समय से शुरू करते हैं अपने जो भी इवेंट्स होते हैं, और गर्व की बात है कि आज हमारे साथ सिडबी से 3 बहुत ही गणमान्य अधिकारी, श्री विवेक कुमार मल्होत्रा जी, श्री एस आचार्य जी और श्री सत्यकी रस्तोगी जी, आप तीनों जनरल मैनेजर हैं सिडबी में। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें बताने के लिए, हमारी मदद करने के लिए कि कैसे हम जो उन्होंने नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्वास्थ्य और आरोग्य। ये 2 स्कीम्स हैं दोस्तों, आज इनके बारे में हम बात करेंगे। मैं बस सिडबी के लिए इतना कह सकता हूं, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जी हाँ, मैं समझता हूं कि सिडबी हमारी अपनी है, जैसा कि उनका नाम है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। छोटे लोगों के लिए, हम जैसे एमएसएमईज के लिए उनके हाथ हमेशा तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां पर भी हैं, प्लीज आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए श्री विवेक मल्होत्रा जी का, श्री सत्यकी रस्तोगी जी और श्री एस आचार्य जी का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मुझे लगता है विवेक जी और आचार्य जी का वीडियो शायद हम तक नहीं पहुंच पा रहा। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेबिनार। सर ये तो हमारे लिए गर्व की बात है और प्राउड हम फील करते हैं जब सिडबी इतनी मदद करने के लिए, और सिडबी को जब हम बोलते हैं तो सिडबी के जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं से मतलब है सर। तो आप लोगों से ही सिडबी है, और जब आप लोग पूरी तत्परता से, आप जैसे ही कोई विपत्ति आती है एमएसएमई के ऊपर, तो हम देखते हैं कि सिडबी शायद सबसे पहले आके खड़ा होता है, और हमें लगता है कि हाँ, कोई हमारे साथ है जो इस कोविड की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और जब आप बोलते हैं कि भैया मैं 48 आवर्स में सेंक्शन करूंगा अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे दे देंगे, तो मुझे तो सर ऐसा लगता है कि शायद कोई सपना है क्या, क्योंकि इस 48 आवर्स में आपको ऑफिस रहना है, आपको घर भी जाना है, आपको सोना भी है, आपको काम भी करने हैं, आपको अपना परिवार भी देखना है, दोस्तों की भी मदद करनी है, और उस बीच में आप एक ऐसा वादा कर रहे हैं हमसे जिसके लिए जितना हम आपको धन्यवाद दें सर उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये मैं आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि सिडबी ने 2 जो स्कीम लॉन्च की हैं लोन की, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक है स्वास्थ्य, जिसके लिए आज हम सब लोग शायद तरस रहे हैं, सांस लेने के लिए, श्वास लेने के लिए। सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। और दूसरी स्कीम है आरोग्य, जिसको सिडबी ने कहा है कि सिडबी असिस्टेंस टू एमएसएमईज फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। ये कितनी बड़ी मदद है सिडबी की तरफ से। मैं सबसे पहले मुझे पता है जो आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आज मुझे यहाँ सुनने नहीं आए, ना वो मुझे सुनना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं विवेक मल्होत्रा जी को, सत्यकी रस्तोगी जी को और डॉक्टर एस आचार्य जी को। आज का कुछ कार्यक्रम ऐसे रहेगा कि हम पहले हम सुनेंगे डॉक्टर एस आचार्य जी को, उसके बाद विवेक मल्होत्रा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इन स्कीम्स के बारे में डिटेल में बताएं। और दोस्तों उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, जो मेरे मन में भी क्वेश्चंस हैं, हम पूछेंगे श्री सत्यकी रस्तोगी जी से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है सर आप तीनों का। और आचार्य साहब, मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप काइंडली एड्रेस अस। थैंक यू गुप्ता जी, मुकेश जी, आप और आज का ये जो वेबिनार है ये ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऑल ऑफ अस आर पासिंग थ्रू ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, आप सभी को पता है। फर्स्ट वेव
लास्ट ईयर था और ये सेकेंड वेव है, और ये सेकेंड वेव ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। और अ, तसल्ली की बात यह है कि धीरे धीरे ग्राफ जो है कम से कम दिल्ली में तो और बॉम्बे में घटता जा रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये भगवत कृपा रही तो शायद आगे चल के ये अगले 15-20 दिन, एक महीने में थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। सिडबी की तरफ से आप लोगों का अभिवादन एवं अभिनंदन। आज हम लोग एक स्पेशल पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं, और उससे पहले कि हमारे महाप्रबंधक महोदय जो कि हमारे क्रेडिट वर्टिकल हैं लखनऊ में, उसके इंचार्ज हैं, वो आपको स्कीम के बारे में डिटेल्स बताएंगे। ये क्या स्कीम्स हैं, कि क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब डिटेल्स आपको बताएंगे, समझाएंगे। और जो भी हमारे मन में प्रश्न रहेगा उसको एड्रेस करने के लिए हमारे साथ हमारा क्रेडिट वर्टिकल का महाप्रबंधक महोदय श्री सात्यकी रस्तोगी जी भी हैं। लेकिन हम उससे पहले थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ देना चाहते हैं कि ये क्या है और इसका पृष्ठभूमि क्या है। पिछले साल जब हम लोग ये कोविड महामारी का पहला दौरा से गुजर रहे थे, तब सिडबी एक स्कीम लेके आई थी, जो है इसका नाम था सेफ। आप सभी लोगों को पता होगा, या बहुत सारे लोग शायद इसका लाभ भी उठाए हैं। ये स्कीम का नाम था कि जो सिडबी असिस्टेंस फॉर इमरजेंसी असिस्टेंस ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। इसमें हम लोगों ने यही वादा किया था कि देश से, कि जो है हम 48 घंटे में हमारे एमएसएमई को मदद करेंगे, जो कि देश की मदद कर रहे हैं ये कोरोना महामारी से जूझने के लिए। और हमें बहुत खुशी है आप सबको बताने के लिए, हमने 48 घंटे का समय लिया था देश से, आप सबसे। और ऑन एवरेज हम लोग 30 से 35 घंटे में जो है ये लोन सैंक्शन किए थे, एवरेज ऑल इंडिया लेवल में। जिससे हमें भी बहुत गर्व है। और बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे सरकारी संस्थान इसका सराहना भी किए थे। और उस समय में काफ़ी ये मददगार भी साबित हुआ था कि जो हमारे एमएसएमई, उस समय में तो सैनिटाइजर भी देश में बहुत कम बनता था, पीपीई किट भी बहुत कम बनता था, इनफैक्ट मास्क भी बहुत कम बनते थे, और बहुत सारे चीज़ें थे जो कि कोविड महामारी के साथ हमारे लड़ाई में मददगार साबित हो रहे थे। और बैंकिंग सिस्टम से उनको तुरंत राहत जो है, कोई भी असिस्टेंस मिलने में थोड़ा समय तो लगता था। तो इसीलिए उनको उनका प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए उनको तुरंत कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मुहैया कराने के लिए हम लोगों ने सेफ असिस्टेंस लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था। और ये सेफ स्कीम जो था वो जैसा कि हमने बताया कि 48 घंटे के मुकाबले हम लोगों ने 30 से 35 घंटे के अंदर हम लोगों ने सैंक्शन दिया था हमारे एमएसएमईज को। और काफी ये कैपेसिटी बिल्ड हुआ था एमएसएमईज में, और देश जो है आत्मनिर्भर हो गया था पीपीई किट में, सैनिटाइजर में, हमारा मास्क में, और बहुत सारे ऐसे चीजों में। लेकिन अभी जब सेकेंड वेव आया है, ये थोड़ा पहले वेव से बहुत ज्यादा थोड़ा घातक है, और इसके लिए हमारे सिस्टम थोड़ा उसको जो है कोप अप करने में डिफिकल्टी हो रही है। इसलिए क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा कंटाजियस है, ज़्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए हम लोगों को भी उतनी ही तेजी से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो है जो तैयारी, प्रिपरेशंस, उसको अपग्रेड करना है, उसको बढ़ावा देना है। इसलिए हम लोगों ने इससे जूझने के लिए दो और स्कीम्स लेके आए हैं, जिसका नाम है सांस और आरोग्य। ये डिटेल्स तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिडबी जो है ये आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, और गुप्ता जी अपने अनेक वीडियो के माध्यम से सिडबी के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो मैं खाली ये बताऊंगा, सिडबी एक ऐसी संस्था है जो कि कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम को एक बिजनेस सॉल्यूशन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करता है। जैसे आप लोगों का जैसे रिसीवेबल फाइनेंस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जो एमएसएमईज में कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा पैसा अटक जाता है, हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। ये एक बिजनेस इशू है। उसमें बहुत सारे लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस कोशिश किया गया था पास्ट में, जैसे 1995 में डिलेड पेमेंट एक्ट आया था।
उसके बाद MSMED एक्ट में भी आया था कि 45 दिन के अंदर पैसा नहीं आता है तो जो परचेजर कंपनी है उसको अपना बैलेंस शीट में इसको रिवील करना पड़ेगा। ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस दिए गए थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए, क्योंकि हमारा ये मानना है अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि बिजनेस प्रॉब्लम है, उसका एक बिजनेस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव और ये तो है ही है, ये तो एक सप्लीमेंट्री एफर्ट्स हैं, लेकिन अगर हम एक कोई बिजनेस प्रॉब्लम है उसको हम एक सोल्यूशन ऐसा दे सकते हैं बिजनेस के माध्यम से, तो शायद वो ज्यादा कारगर साबित होगा। तो हम लोगों ने एक 2010 से लेके शुरू किया था, एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म शुरू किया था, और धीरे 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 उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग जो है इसको जब स्केल अप करने की बात आई, हम लोगों ने रिजर्व बैंक को इसका कंसेप्ट नोट दिया, और रिजर्व बैंक भी 2017 में इस स्कीम को मंजूरी दी। अभी देश में 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनोवेशंस इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो सिडबी करता आ रहा है पिछले 3 दशकों से, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, नए नए स्कीम्स हैं जो कि सिडबी लेके आता है और बाद में वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग स्कीम्स लेके आते हैं। तो जैसे हम लोग एक आप लोगों के लिए है, MSMEs के लिए सिडबी है, तो इसलिए सिडबी जो भी फाइनेंशियल सिस्टम में जहां भी हमको गैप दिखता है, जहां की स्पेशल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग नया नया ऐसे ही स्कीम्स लेके आते हैं। जैसे हम लोग लास्ट ईयर, पिछले साल हम लोग सेफ स्कीम लेके आए थे फर्स्ट वेव के दौरान। अभी हम सेकेंड वेव के दौरान जो है हम लोग 2 स्कीम्स लेके आए हैं, वो ताकि हमारे MSMEs को तुरंत हम फंड्स मुहैया करा सकें, ताकि वो अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी रैंप अप कर सकें, या कुछ भी वो करना चाहते हैं जो कि देश को, समाज को ये कोविड महामारी का मुकाबले के लिए मदद कर सकता है, तो उसमें सिट भी अपना हाथ बटोर सके। तो इसलिए ये 2 स्कीम्स हैं, एक है श्वास है, दूसरा है आरोग्य है। और हमें खुशी है आज हमारे प्रधान कार्यालय से हमारे 2 महाप्रबंधक महोदय, एक तो है हमारे जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है उसके जो प्रभारी महाप्रबंधक महोदय, उन्होंने अपना समय निकाल के हमारे साथ हैं, और उनके साथ उनके सहयोगी जो उसी डिपार्टमेंट में महाप्रबंधक महोदय हैं वो भी हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेके हम सुनना चाहेंगे ये पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में। बाकी जो स्कीम्स हैं सिडबी के, वो तो हम लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं, वीडियोज में मुकेश जी का हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है, हम स्वास्थ्य और आरोग्य के बारे में हमारे जो महाप्रबंधक महोदय हैं, प्रभारी हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट के, उनसे सुनना चाहेंगे। तो अभी आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद डॉक्टर आचार्य जी। और मतलब सुन के दोस्तों बड़ा आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य होता है कि 35 आवर्स में वादा किया 48 घंटे में लोन देने का, और सैंक्शन का जो एवरेज आया वो आया 35 आवर्स। बहुत ही गर्व की बात है। और अब हम समझेंगे ऑनरेबल श्री विवेक मल्होत्रा जी से इस ये जो 2 स्कीम है। तो जैसे आचार्य साहब ने बताया कि कोविड-1 आया तो हम एक स्कीम लेकर आए सेफ, और अब जब ये कोविड-2 आया सेकंड वेव, तो 2 स्कीम उनको लगा कि ये ज्यादा खतरनाक है, शायद एक स्कीम से काम नहीं चलेगा, तो 2 स्कीम। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है ये फेसबुक पर भी लाइव है, और वहां भी बहुत सारे जो मित्र हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो विवेक जी, मैं स्वागत करना चाहूंगा यहाँ आपका हाथ जोड़कर कि प्लीज आप हमें इन स्कीम्स के बारे में, स्वास्थ्य और आरोग्य के बारे में डिटेल में हमें बताएं, समझाएं, ताकि हम इनका फायदा ले सकें। विवेक मल्होत्रा जी। विवेक जरा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वो विवेक जी शायद अभी मुझे लगता है कि वो शायद एक प्रेजेंटेशन के लिए जस्ट प्रिपेयरिंग। गुप्ता जी धन्यवाद। मुकेश मोहन गुप्ता जी, मेरे कोलीग्स डॉक्टर आचार्य एंड तकनीकी जी, और इस वेबिनार के माध्यम से जितने भी आपके लोग जुड़े हुए हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और ये आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ और निरोग रहें। और खासतौर से मुकेश मोहन गुप्ता जी का खास अभिनंदन करता हूं, क्योंकि
इस समय में वेबिनार ऑर्गेनाइज करना और इतने लोग, इतने जो आपके मेंबर्स हैं और इतने जो एमएसएमई के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक साथ लेके आना, इसमें ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की जरूरत होती है। इस समय सबके ऑफिस में स्टाफ नहीं है, आपके भी ऑफिस में स्टाफ नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जितनी शिद्दत से आपने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है वो रियली सराहनीय है, और ये आपका जो सेक्टर के प्रति कमिटमेंट है वो दिखाता है, और रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग। तो और समय न व्यतीत करते हुए डॉक्टर आचार्य ने एक थोड़ा सा भूमिका दे दी है, तो मैं उसी भूमिका को आगे लेते हुए एक आप लोग को एक प्रेजेंटेशन करना चाहूंगा। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर, जी हमें दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, तो जैसा बोला गया था कि ये 2 हमारी स्कीम्स जो नया लॉन्च हुआ है उसके बारे में है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट ईयर जो हमने सेफ स्कीम लॉन्च की थी उसके बारे में भी थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। ये स्कीम जो है मार्च 2020 में जब पहली बार कोविड आया था, मुझे याद है कि हम लोग मार्च 15 की एक मीटिंग में अपनी टीम के साथ, अपनी ऑल इंडिया टीम के साथ बैठे हुए थे और पूछ रहे थे कि बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है और क्या स्थिति रहेगी। तो हमारी एक पर्टिकुलर ऑफिस की इंचार्ज ने हमें मतलब उस समय समझाया या बताया स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है। लखनऊ में उस समय तक स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी थी, और कई उनके शहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी फैमिली में कोविड हो गया है, फैमिली में ये हो मतलब फैमिली में प्रॉब्लम हो गई है। तो उसी समय हमने सोचा कि एज एन इंस्टीट्यूशन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और 3-4-5 दिन में ही हमने स्कीम का ड्राफ्ट बना के स्कीम की अप्रूवल लेके स्कीम को लॉन्च कर दिया था। इस स्कीम में आपको 1 करोड़ तक की सहायता दी जाती थी सेफ प्लस में, जो सरकार के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए है, और अगर टर्म लोन या WCTL वैसे चाहिए तो 50 लाख तक के लिए था। और इसमें भी 48 घंटे के अंदर हमने प्रॉमिस किया था। इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं था, 1 पेज का सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म था और 1 पेज के सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थे। हमने स्कीम को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लॉन्च किया था। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अपना जो उनका आत्मनिर्भर भारत का जो सीरीज ऑफ स्पीचेस थी उसमें बोला था कि जब वो कोविड शुरू हुआ था, मेरे पास कहीं डेट्स भी लिखी हुई हैं किसी हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तो जब ये कोविड शुरू हुआ था तब देश में PPE किट बनाने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। लेकिन जिस दिन उनकी स्पीच थी उस दिन उन्होंने बोला था कि इतने छोटे समय में 2 लाख PPE किट्स पर डे बनना शुरू हो गए हैं। एक चीज मुझे और भी याद आती है कि उस समय सैनिटाइजर का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग जानते थे या बहुत कम प्रेवलेंट था, लेकिन फिर राज्य सरकारों ने जो डिस्टिलरीज थी उनको सैनिटाइजर्स बनाने के लाइसेंस दिए, क्योंकि उनके पास वो एल्कोहल होती है। और फिर देश में सैनिटाइजर भी बनने शुरू हो गए। उसके बाद आप सबको पता है कि अभी सैनिटाइजर पे इतना जोर न देकर, बिकॉज जो डिजीज है उसका थोड़ा रूप चेंज हो गया है और आगे भी रूप चेंज होता रहेगा, तो सैनिटाइजर पे इतना जोर न देके। लेकिन उस समय सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे याद है कि मैंने जो पहली बॉटल खरीदी थी सैनिटाइजर की 500 ml की, वो 1000 रुपए में खरीदी थी। आज वो 500 ml की बॉटल आपको 200 या 220 रुपए 250 रुपए में मिल जाती है। तो उस समय की ये इम्पोर्टेंस थी, और उस समय की इम्पोर्टेंस को आप देख सकते हैं कि हमने कैसे लेफ्ट साइड पे जो एक पाई चार्ट है उसमें मैं आपका ध्यान खास तौर से लैब इंस्ट्रूमेंट और वेंटिलेटर पार्ट और टेस्टिंग किट्स पे आकर्षित करना चाहूंगा कि इंडिया में जो पहली टेस्ट किट बनाने वाली, जो पहली RT-PCR बनाने वाली कंपनी थी, उसको सिडबी ने सपोर्ट किया था। ICU बेड्स बनाने की कंपनी को भी सिडबी ने सपोर्ट किया था। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने की कंपनी को भी सिडबी ने सपोर्ट किया था। और हैंड सैनिटाइजर और मास्क और लैब इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने की कंपनीज को तो हमने सपोर्ट किया ही था। और जो राइट साइड पे जो ग्राफ है उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि
क्या इस स्कीम का कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब 2 करोड़ मास्क इस स्कीम के मार्फत इस स्कीम से जिन लोगों ने असिस्टेंस ली थी वो लोग बना पाए, 62 लाख पीपीई किट्स बना पाए, 25 लाख लीटर सैनिटाइजर बना पाए। और जैसा मुकेश जी ने कहा, गुप्ता जी ने कहा और आचार्य जी ने भी कहा, इसका जो सैंक्शन हमने दिया वो एवरेज जब हमने वर्कआउट किया तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 1.73 डेज के अंदर दिया, और लोन डॉक्यूमेंटेशन साइन करने के 1.56 डेज के अंदर हमने इसका डिसबर्समेंट किया। तो ये एक मतलब देश के लिए और सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहा कि जो हमने प्रपोज किया या जो हमने प्रॉमिस किया उसके बेसिस पे जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स ने खड़े होके जो काम किया उस समय, अदरवाइज उस समय सबके लिए बहुत आसान था कि फैक्ट्री बंद करके बैठ जाते, लेकिन जो लोगों ने काम किया वो रियली अप्रिशिएटेड है। 409 एप्लीकेशन इसमें सैंक्शन की गई है, टोटल 178 करोड़ का सैंक्शन किया गया और 167 करोड़ का डिसबर्समेंट इसमें किया गया। ये कुछ आपके लिए मेरा टीम ने टेस्टिमोनियल्स बना दिया, ऑल्दो मेरा ऐसा कभी कहा नहीं है कि टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाएं, तो मैं भी इसको सुबह ही मैंने देखा, मैंने भी सोचा कि इसको छोड़ दें, मतलब छोड़ दिया जाए। तो कुंडली के किसी कस्टमर ने किया है, चिंचवाड़ ब्रांच के किसी कस्टमर ने किया है, अहमदाबाद के किसी कस्टमर ने किया, फरीदाबाद के किसी कस्टमर ने अपना टेस्टिमोनियल दिया है। इसके बाद ये जो नई स्कीम्स आई हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 स्कीम्स हैं। जो श्वास है वो जो एमएसएमईज ऑक्सीजन सिलेंडर बना रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेटर बना रहे हैं, कंसंट्रेटर बना रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन बना रहे हैं या इसके पार्ट्स बना रहे हैं, इनमें से किसी भी चीज के अगर पार्ट्स बना रहे हैं तो वो भी इस स्कीम में कवर हो सकता है। और जो आरोग्य स्कीम है, जैसे मान लिया अगर सिलेंडर आप नहीं भी बना रहे लेकिन उसके जो ब्रास वॉल्स हैं या जो उसकी ट्यूबिंग है या जो उसका ब्रीदिंग एपरेटस होता है, उसके लिए जो बना रहे हैं, प्लास्टिक का कुछ मोल्डिंग कर रहे हैं, तो वो सब इसमें कवर हो सकता है। और ये जो आरोग्य स्कीम है ये इसके अलावा ऑक्सीजन से संबंधित प्रोडक्ट्स के अलावा अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए ये ऑक्सीजन ये स्कीम है। ये इसके स्कीम के डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका डिटेल में बताना चाहूंगा कि इसके जो हमारे टारगेट कस्टमर या जो टारगेट एमएसएमईज हैं वो ऑक्सीजन बिजनेस से संबंधित होने चाहिए, और इसमें हमने खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और रिफिलिंग भी अलाउ कर दिया। जो हॉस्पिटल अगर ऐसी कोई या हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुछ ऐसा ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो रहा है उसको भी अलाउ कर दिया है। 100% फाइनेंस है, 5% का इंटरेस्ट रेट है, और जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट गारंटी है, अगर हम क्रेडिट गारंटी सीजीडीएमएससी की गारंटी लेते हैं तो नॉर्मली बैंक्स आपसे उसको रिकवर करते हैं या जो आपका इंटरेस्ट होता है उसमें लोड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये हम अपने ही खर्चे में बियर कर रहे हैं। कोई किसी तरह का कोई अपफ्रंट फी नहीं है, कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है, और जैसे कोई हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई एसएमई रेटिंग वगैरह का रिक्वायरमेंट भी नहीं। जो इसका जो पर्पज है वो ये है कि आप कोई ये चीज बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हो या कोई अदर प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो या फिर कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हो या कंज्यूमेबल वगैरह खरीद रहे हो, इन चीजों को बनाने के लिए। एलिजिबिलिटी इसकी जो है वो न्यू टू सिटी के लिए 2 साल का कैश प्रॉफिट होना चाहिए और अकाउंट जो है वो डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए आपके बैंक के साथ। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए लास्ट बैलेंस शीट का प्रॉफिट और अकाउंट डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए, ये इसकी बेसिक कंडीशन। 2 करोड़ तक का टर्म लोन होता है। अगर आप WCTL 1 करोड़ से ज्यादा का ले रहे हैं तो हम आपका एक ब्रीफ असेसमेंट करेंगे कि आपके पास मार्केट से ऑर्डर्स क्या हैं और आपकी ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, और इसमें 100% फंडिंग अवेलेबल है। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देना है। एक पेज का दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टैंडर्ड केवाईसी चेक ड्यू डिलीजेंस, आजकल सभी ये सब ऑटोमेट हो गया है तो इसमें तो अब टाइम लगता नहीं है। एक बटन दबाने से जो केवाईसी रिपोजिटरीज होती हैं या जो सिविल का डाटाबेस होता है उससे इंफॉर्मेशन इंपोर्ट हो जाती है हमारे सिस्टम्स में, इन सब में तो अब टाइम लगता नहीं है।
इसका रेट जो है, अगर आप 3 साल तक के लिए लोन ले रहे हैं तो और कम है, 4.5% है। अगर 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 5% है। तो लोएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो एक्चुअली 4.5% है, और ये ऑब्वियसली रिड्यूसिंग बैलेंस पे है। और जो भी इसमें हमने पावर सारी अपने ब्रांच लेवल को डेलीगेट कर दी है, ताकि रीजनल ऑफिसेज जो हैं हमारे, उनके पास कोई कागज नहीं पहुंचे। इसका भी पर्पज ये है कि जो भी डिसीजन हो वो जल्दी हो, ताकि जो हमने टेट प्रॉमिस किया है वो उसको हम मीट कर सकें। कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 3:1 होना चाहिए। एसेट कवर जो है वो नए कस्टमर, ये भी बहुत रिलैक्स नॉर्म्स हैं। नए कस्टमर्स के लिए 1.2 होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए 1.2 होना चाहिए। WCTL के लिए कोई स्पेसिफिक ACR नॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एसेट नहीं क्रिएट होता है। जो एसेट्स क्रिएट होते हैं वो करंट एसेट्स ही क्रिएट होते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में फाइनल फिनिश्ड गुड्स बन के फैक्ट्री से निकल जाते हैं। इसको हमने CGTMSE कवरेज में प्रपोज किया है, अगर खासतौर से अगर नया कस्टमर है। और चूंकि अगर हम आपको वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं, तो अगर आपके बैंक से भी आपका कोई फैसिलिटी है तो उससे आपको NOC एक बार लेके आनी पड़ेगी। रिपेमेंट पीरियड हम लोन का 5 साल का है, WCTL का 18 महीने का है। जो अगर जरूरत पड़े तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। आपकी कंपनी के साइज के हिसाब से, आपके पास ऑर्डर्स थोड़े ज्यादा हैं, आप ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें चूंकि ये बहुत ही क्विक असिस्टेंस है, 1.5 दिन में दिया जाता है, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग MSME यूनिट्स हैं उन्हीं को ही कवर किया जा रहा है, ताकि उनका जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है वो एक्सप्लॉइट करके उनको लोन दिया जा सके। ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, क्योंकि सिडबी का जो चार्टर है उसमें ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का कवरेज नहीं होता है, तो उसको भी हम नहीं कवर कर रहे हैं। और अगर कोई एकदम नया टाइप का प्रोजेक्ट लगा रहा है, दैट आल्सो वी आर नॉट कवरिंग। जैसा मैंने बोला कि सैनिटाइजर्स की अब उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो नॉर्मल मास्क होते हैं, जो अदर देन 3 प्लाई मास्क या N95 या N99 छोड़ के, ये अब इसमें कवरेज वगैरह अलाउड नहीं है। जो हमने सेफ में कवर करके उसमें इनफ कैपेसिटी क्रिएट कर दी थी, तो वी I think we've lost Vivek. हाँ, तो शायद उनका कुछ विवेक जी का शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। हाँ, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। जी, इतने आप सर उसके बारे में कुछ और बताना चाहें? नहीं, जैसा विवेक कह रहे थे, तो इसमें जैसे कैपेसिटीज हमारी पिछले आपका वीडियो भी ऑन कर लें सर। सर ठीक है, ठीक, सर सॉरी। जी, तो जैसा विवेक कह रहे थे कि जब हमने इसमें लास्ट टाइम मास्क में और सैनिटाइजर्स वगैरह में कैपेसिटीज बिल्ड कर ली थी, और अभी उनकी कोई ऐसी कमी नहीं महसूस की जा रही है मार्केट में कि उसके लिए कोई इंटरवेंशन की आवश्यकता हो। तो इसलिए हमने उनको बाहर रखा है इसके स्कोप से। हमने वो चीजें डालने की कोशिश की है, जैसे ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर है या और मेडिसिन हैं जो जो आपको चाहिए मार्केट में, उनको लाने की इसमें कोशिश की गई है। विवेक, आई थिंक यू आर बैक। नहीं, तो हम इसके जो अदर एस्पेक्ट अब देखें स्कीम में, तो हमने मैक्सिमम 3:1 का डेट इक्विटी रेशो इसमें अलाउ किया हुआ है। तो जो यूनिट का है, तो 100% फाइनेंस तक तो हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डेट इक्विटी हम अलाउ करेंगे वो 3:1 का है। एसेट कवरेज 1.2 रखा हुआ है, और 30 सितंबर से पहले इसको ड्रॉ करना है। टर्म लोन जो है वो 5 साल के लिए तक की अवधि के लिए दे सकते हैं, 3 साल से लेके 5 साल तक टर्म लोन अगर ले रहे हैं, और उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट होगा। और वर्किंग कैपिटल अगर देना है तो करीब 18 महीने की वर्किंग कैपिटल
जनरली प्रेफर करेंगे मैक्सिमम 18 महीने तक। विवेक, आई थिंक यू आर बैक। हाँ, यस आई एम बैक। सो सॉरी, यहाँ पे स्टॉर्म की वजह से बहुत ज्यादा पावर आउटेज हो रहा है। सो जैसा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि ये सिंपल लोन डॉक्यूमेंटेशन है। सारे डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके हमने एक ही डॉक्यूमेंट बना दिया है ताकि आसानी से डॉक्यूमेंट साइन हो सके, हमें भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में बहुत टाइम नहीं लगे, ताकि जो हमने आपको प्रॉमिस किया है टैट वो हम मीट कर सकें। इसके अलावा जो दूसरी स्कीम है वो आरोग्य है, जिसमें आप कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी आइटम बना दें वो कवर हो जाएगा, चाहे वो आपका ऑक्सीजन का मास्क हो जो आजकल फुल फेस मास्क आते हैं, चाहे प्लास्टिक का सामान हो, चाहे बेड्स बना रहे हो, चाहे आजकल एक नया चलन चला है वो कार्डबोर्ड के बेड्स बनाने का जो टेम्पररी हॉस्पिटल्स में यूज हो रहे हैं। इसी तरह की कोरोना से संबंधित कोई भी मेडिसिन बना रहे हो, मेडिसिन के कार्टन्स बना रहे हो, मेडिसिन का जो फॉयल होता है उसका प्रिंटिंग कर रहे हो, सो एनीथिंग अदर देन ऑक्सीजन विच इज कनेक्टेड विद कोरोना वायरस अगर बना रहे हैं तो इसमें आपका कवरेज हो जाएगा। इसमें भी आप अगर कोई मशीन खरीदना चाहते हैं तो मशीन भी आपको फाइनेंस हो जाएगा। और अगर आप रॉ मटेरियल खरीदना चाह रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी आ जाएगा आपके लिए इसमें, मतलब उसकी भी फाइनेंसिंग परमिटेड है। अगेन इसमें दोबारा मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि इसमें जो है वो अगर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट गारंटी, अगर हम क्रेडिट गारंटी ले रहे हैं तो क्रेडिट गारंटी की भी जो कॉस्ट है वो सिडबी ही बियर करेगा, वो आप पे नहीं लोड होगी, ना वो आपसे रिकवर की जाएगी, ना वो आपके ब्याज में लोड होगी। एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए 2 साल का कैश प्रॉफिट होना चाहिए और नए कस्टमर के लिए नए कस्टमर के लिए 2 साल का कैश प्रॉफिट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए कैश प्रॉफिट इन लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट होना चाहिए और अकाउंट को SMA डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ये तो किसी भी लोनिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इसमें मैक्सिमम लोन आपका 2 करोड़ का है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर आप 3 साल का रिपेमेंट टेन्योर ले रहे हैं तो 5.5% है, और अगर आप 3 साल से ज्यादा का रिपेमेंट टेन्योर ले रहे हैं तो ये 6% है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म और बहुत ही ब्रीफ हमारा इंटरनल अप्रेजल है, जिसके बेसिस पे एग्जिस्टिंग कंपनी के ऑपरेशंस के बेसिस पे ही हम इसको कवर कर देते हैं। और इसमें एक ये भी हमने डाला हुआ है कि अगर आपने एप्लीकेशन की डेट्स के 2 महीने पहले कोई अगर आपने मशीन खरीदी है तो उसका भी आपका कवरेज हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द मशीन बीइंग वेरीफाइड, क्योंकि उस समय तक वो मशीन फैक्ट्री में आ चुकी होगी। और चूंकि इस समय हमारे ऑफिसर्स भी फील्ड में ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो हमारी हर स्कीम में इस समय एक वीडियो विजिट का भी हमने प्रोविजन डाल दिया है कि आप अपनी फैक्ट्री में जाके अपने फोन से हमारे ऑफिसर को व्हाट्सएप कॉल करके या वेबएक्स कॉल करके अगर उसको अपनी फैक्ट्री में का दौरा करा देंगे या उसको अपने मोबाइल से दिखा देंगे, सो वो भी वीडियो विजिट में काउंट हो जाएगी। ऑफ कोर्स हम उस विजिट को रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर्स में स्टोर कर लेंगे और जब लॉकडाउन खुलेगा तो एक बार आपकी फिजिकल विजिट कर लेंगे। ये भी इसमें एक सुविधा उपलब्ध है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्कीम्स बनाई गई हैं ये खासतौर से कोरोना के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि उस समय जब स्कीम बनी थी तब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। अभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हम लोग मतलब जैसे जैसे पेशेंट्स हॉस्पिटल से जा रहे हैं, रिकवरी हो रही है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज कम हो रही है। बट वी ऑल नो व्हाट आर द प्रेडिक्शंस विद रिगार्ड टू थर्ड वेव। सो मेरा ये आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि इसमें कैपेसिटी आप अपनी बनाना जारी रखिए, ताकि अगर कभी बहुत ज्यादा फिर सर जाए या फिर दोबारा जरूरत पड़े, सो दैट दिस कैपेसिटीज आर अवेलेबल टू द नेशन फॉर कवरेज। आप लोग ये रियलाइज कर सकते हैं कि जिस इस स्कीम में जो मार्जिन है, मतलब बैंक ने अपने लिए कोई मार्जिन नहीं रखी है, इसी रेट पे हम मार्केट से पैसा बोरो करते हैं और जो हमारे अपने डे टू डे रनिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमने सब अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिए हैं, और उसके ऊपर क्रेडिट गारंटी भी जहाँ पे एप्लीकेबल है वो भी हमने अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया है। सो ये हमारा
इसमें मतलब प्रयास रहा है। जो इसमें हम कवर कर रहे हैं वो ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं कवर कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड यूनिट्स को भी नहीं कवर कर रहे हैं, और यूनिट अगर एकदम करेंटली नए एरिया में जा रही है तो उसको भी नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि क्विक टर्न अराउंड स्कीम है हमारा, क्विक सैंक्शन है और आपका क्विक प्रोडक्शन में जाना है। तो अगर आप ग्रीन फील्ड हैं तो फैक्ट्री बनाने, ये सब बनाने या मशीनों को ला के एस्टेब्लिश करने में उसमें टाइम लगेगा। उसके लिए आप हमारी जो नॉर्मल स्कीम्स हैं उसमें हमेशा आ सकते हैं। और अगर आप एक्स इंडस्ट्री में हैं और सडनली वाई इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, तो उसका भी कोई यूज नहीं है, बिकॉज यूज जो है वो इस समय है, आज से 6 महीने बाद नहीं है। इसमें भी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो हमने 3:1 रखा हुआ है। एसेट कवर नॉर्म्स बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए 1.1 ऐसे एसेट कवरेज नॉर्म है, एंड जो हमारे नए कस्टमर्स हैं उनके लिए 1.2 एसेट कवर नॉर्म है। और क्रेडिट गारंटी अगर हमें लेनी होगी तो हम अपने खर्चे से उसमें ले लेंगे। रिपेमेंट पीरियड टर्म लोन का 5 साल का है, WCTL का 18 महीने का है, और लोन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इसमें मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से किया हुआ है। तो ये दो हमारी ब्रीफ स्कीम्स के बारे में प्रेजेंटेशन था। और मुझे आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें अभी तक हमने 70 करोड़ के सैंक्शन कर लिए हैं और 80 करोड़ की एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है। सो स्कीम मतलब स्कीम को लोगों ने बहुत ही प्यार से अडॉप्ट किया है। मुकेश जी, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड करें इसमें। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये जो भी स्कीम है आपकी दोनों, इनके बारे में हमें पूरी अच्छी तरह से समझाया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं भी पूछना चाहता था, पर वो शायद सभी इसमें कवर भी कर लिए हैं आपने। और पर फिर भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम जरूर पूछेंगे। शायद उसके लिए सत्यकी जी खास तौर से हमारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हैं। और मैं तो बस दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, सिडबी को, आपके पूरी टीम को, आपके जो नए CMD हैं, वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। वो कई बार हमारे ऑफिस भी वो आए हैं जब पहले वो दूसरे डिपार्टमेंट में थे। तो ही इज़ आल्सो वेरी डायनेमिक पर्सन। और आप जो पूरी टीम है, आप तो बहुत ही लगन के साथ MSME की जो मदद करने के लिए तैयार हैं। और जैसे आपने बताया कि अभी आपने लॉन्च की इस स्कीम को और 70 करोड़ के आपने लोन ऑलरेडी सैंक्शन भी कर दिए हैं। ये दिखाता है कि जो आपने कहा है 48 आवर्स, आप शायद उसी स्पीड पे चल रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी, मतलब अगर आपने 78 करोड़ के लोन सैंक्शन किए हैं, इसका मतलब आपने 50 से भी ज़्यादा शायद एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस और सैंक्शन कर दी होंगी। तो आप बधाई के पात्र हैं सर, आप पूरी टीम आपकी। और कुछ मैं, अगर आपकी परमिशन हो तो सर, मैं कुछ क्वेश्चंस ले सकता हूं? बिल्कुल जरूर सर, जरूर, आप क्वेश्चंस जरूर। कीजिए। और हमने जस्ट आपने बोला 50, तो उसमें एग्जैक्ट फिगर 70 की है, तो मैं सत्यकी जी को हैंड ओवर कर देता हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो सर, एक तो जैसे आपने विवेक सर ने अभी बताया भी कि भाई अगर आप एक प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो दूसरा प्रोडक्ट अगर आप चाहेंगे तो एकदम से, और मेरा भी मानना है कि जब तक आपको उसके बारे में पूरा इन आउट नहीं पता होता, उसकी मार्केटिंग टेक्निक, उसका कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, क्या प्रोडक्शन है, तब तक तो मुश्किल है एकदम से इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करना। बट अगर सर कोई एक जैसे किसी एक चीज में, इन्हीं में से जो आपने बताई, जो कोविड से लड़ने में जो चीजें हैं, उनमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है और उसको लगता है, जैसे पहले हमने कहा कि भाई जो मास्क हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने स्वास्थ्य में, जिसको जो आपने जो पहला कोविड 1 के टाइम पे आया था सेफ में, वो आपने कहा उस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अब वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो कोविड है, कोविड में नई नई चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। कभी लगता है कि ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, कभी लगता है सैनिटाइजर की बहुत जरूरत है। तो क्या अगर कोई किसी ने पहले सैनिटाइजर के लिए कोई यूनिट लगा रखी है या मास्क के लिए कोई लगा रखी है, और अब वो कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है जो इस स्कीम में कवर है, तो क्या उनको आप कंसिडर करेंगे? देखिए, इसमें सबसे आवश्यक बात जो ये होती है कि आप जो बनाने जा रहे हैं
जो आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, जो आपने प्रोडक्शन आपका बना हुआ है, फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी को आप कितनी जल्दी मोल्ड कर सकते हैं कि आप दूसरा जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसको उसी प्रोडक्शन को यूनिट को यूज करते हुए प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको एक पूरा का पूरा सेटअप फिर से लगाना पड़ेगा तो ये इसकी जो वो खत्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, इन द सेंस कि हमें चाहिए इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो अदरवाइज अगर आप सेम प्रोडक्शन फैसिलिटी को यूज करते हुए अगर वो प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे आपका जैसे आप सैनिटाइजर बना रहे हैं मान लीजिए, और कुछ ऐसी चीज बनानी हो कोविड से लड़ने के लिए जहां पे अल्कोहल बेस को यूज करते हुए उसी प्रोडक्शन फैसिलिटी को यूज करते हुए नया प्रोडक्ट बन सकता हो, तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दिया जा सकता है। परंतु अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं किसी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में काम कर रहे हो और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से निकल के आप सीधे आईसीयू बेड बनाने की बात कर रहे हो, तो वहां पर जो काफी एक्सपर्टाइज और काफी नॉलेज गैप हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिसको एक्वायर करने में और जिस पे आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग उसको डिस्करेज करेंगे। पर क्योंकि सत्यकी जी, मेरा ये जो क्वेश्चन था और जो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें भी, और जिन्होंने हमें पहले से भेजे थे क्वेश्चन, उनका भी ये था कि देखिए जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, आप उसके लिए लोन दे रहे हैं, बट अभी तक तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शायद हमने ये कोविड आने से पहले सुना ही नहीं था, और शायद कोई ऐसी कंपनी, बहुत ही कोई इक्की दुक्की कंपनी, मुझे पता नहीं कि कोई इंडिया में ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना भी रहे थे या नहीं बना रहे थे, और उनको अब ये कोई एडिशनल वो एमएसएमई में थे या नहीं थे, उनको जरूरत है या नहीं है। तो ये तो एक इस तरह के जो प्रोडक्ट है जो अभी आए हैं इस कोविड 2 में, उस तरह के तो शायद प्रोडक्ट एकदम से कुछ ऐसी होंगी जो उस तरह की एग्जिस्टिंग कंपनी तो शायद थोड़ा मिलना मुश्किल होंगी। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, उस तरह की एग्जिस्टिंग कंपनी मिलना, पर कुछ तो उससे रिलेटेड, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से जैसे कुछ रिलेटेड कुछ कर रहे हो, एकदम से ही नए उसमें ना आ गए हो। तो अगर वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मैं भी थोड़ा टेक्निकली इसकी वो नहीं हूँ, लेकिन कुछ रिलेशन तो होना चाहिए उनका। भले ही पहले शायद क्या कहते हैं, अगर उसकी ट्रेडिंग कर रहे होते हो, उनको समझ में आता हो कि ये क्या चीज है, उससे उनको सोर्स रॉ मटेरियल वगैरह सब पता हो, कहाँ से उनको मिल जाएगा, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लाके कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको आगे बेचना है, तो वो चीजें जो वो बहुत जल्दी टर्न अराउंड जिसका बहुत फास्ट हो, वो कर रहे कि अगर उनकी क्या कहते हैं ऐसी उनके अंदर ये एबिलिटी है, तो हम बिल्कुल भी उसको डिस्करेज नहीं करेंगे, उसको कवर करेंगे। हाँ, वैसे भी बात सही है सर, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है ये तो अभी चाहिए, हो सकता है भगवान करेगा ये 6 महीने बाद तो शायद इनकी उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़े, और ऐसा ना हो कि आप इतनी कैपेसिटीज क्रिएट कर लें कि बाद में ये लोन का वापस करना भी आपके लिए एक जान को जंजाल बन जाए। तो मेरी भी यही सलाह है कि अगर आप इस लाइन में हैं, आपको लगता है कि आप तुरंत, जैसे सिडबी 48 घंटे में करेगा, तो आप भी 6, 8, 10 दिन में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें, तभी शायद आपको ये लोन लेना चाहिए। एम आई राइट सर? यस यस। अच्छा, ऋषभ जी पूछ रहे हैं कि क्या सिडबी लैंड एंड बिल्डिंग को भी मॉर्गेज करेगा ये 2 करोड़ का लोन देने के लिए? बिल्कुल कर लेगा। नहीं, नहीं, अगर आवश्यकता है, देखिए हमने जी, क्या कहा है कि एसीआर हमें चाहिए 1.2 की, और 1.1 की एसीआर हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है। तो अगर जी, हमें उसकी आवश्यकता है, हम तो कह रहे हैं कि 100% तक फाइनेंस करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, आपके पास और कुछ नहीं है, उसमें आप वर्किंग कैपिटल लेना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए लेना चाहते हैं, कोई और एसेट तो नहीं आ रहा है उसमें, है ना, तो उस पर्पज में कहीं आवश्यकता होगी तो लेंगे, अन्यथा हम इसमें जनरली कोशिश करेंगे कि मॉर्गेज का इशू ना आए, क्योंकि हमें भी इसको 48 आवर्स का टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो जितनी जल्दी हो सके तो हम अधिक से अधिक प्रयत्न ये करेंगे कि मॉर्गेज का इशू ना आए, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ेगी लेना पड़ेगा। जी। तो सर, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम 100% फाइनेंस करेंगे, और हाँ दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एसेट कवरेज रेशियो 1.1 या 1.2 है। तो जी। अगर हम 100% फाइनेंस करेंगे तो ये एसेट कवरेज रेशियो कैसे मेंटेन होगी? नहीं, उसके लिए तो दिया है कि कुछ आपको फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा सिडबी के साथ, एफडी के फॉर्म में या कोई और सिक्योरिटी के फॉर्म में, और उस एफडी पे भी हम इंटरेस्ट ही देंगे, ऐसा नहीं है कि खासतौर नहीं से देंगे। जैसे हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, उनके तो हमारे पास सारा लैंड एंड बिल्डिंग होता ही है, मतलब सारे उनके एसेट्स होते ही हैं, तो उनके करेक्ट। केस में तो बहुत आसानी से निकल आएगा। और
अगर आप WCTL भी ले रहे हैं, जैसा सत्यकी जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम इसमें लैंड और मतलब मॉर्गेज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो अगर आप WCTL भी ले रहे हैं, उसमें जितना भी आपका जितने आपके पास सिक्योरिटी है उसके अलावा जितना भी आपका अनकवर्ड पोर्शन है उसका हम क्रेडिट गारंटी का कवरेज ले लेंगे, और क्रेडिट गारंटी का कवरेज का भी खर्चा जो है वो भी हम अपनी बैलेंस शीट से बियर करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। ओके प्रयास हमारा ये है सर कि प्रयास हमारा ये है कि जितनी जल्दी और जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ इसको हम आगे बढ़ा सके उतना अधिक है। जी नहीं, वो तो सर आपकी स्कीम से और आपके जो प्रेजेंटेशन है और जो अभी तक आपने किया है उससे सबसे बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन है, वी डू हैव ए एस्टेब्लिश्ड यूनिट where we are crafting and producing alcohol based and essential oil based products. Now we have crafted a product which works well on environment to give you bacteria free and lungs friendly product to be used in vaporizers. We just want to enhance our raw material buying and production capacity. Is that possible? We can present our case accordingly. आप अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक हर्बल मेडिसिन बना रहे हैं, तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है बोल रहे हैं कि वे ऑयल बेस्ड है, वेपराइजर में यूज होता है। अगर ये किसी तरह की हर्बल मेडिसिन, तो हर्बल मेडिसिन इसका जी अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है सर कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी क्या इसमें जो कोविड से लड़ने में कुछ अगर बेनिफिशियल हैं तो उनके लिए भी क्या लोन मिल सकता है? केस टू केस बेसिस पे, यस जरूर। केस टू केस बेसिस पे अगर वो ये इसका कई वो है हमारे पास कि some write up or something which says that it is helpful in COVID, fighting COVID. आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री से कुछ सपोर्ट है उसमें, अगर तो फिर there is no problem. केस टू केस बेसिस हम उसको देख सकते हैं। हाँ, मतलब ये तो प्रूव करना होगा आपको कि ये जो हाँ, आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो कोविड से, क्योंकि ये जो दोनों स्कीम है वो कोविड से लड़ने के लिए है। सर एक हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं मिस सोनिया वर्मा जी, मैं उनका खासतौर से इसलिए जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। उनका मेरे पास मेल आया जब उनको कहीं से पता चला कि ये इस तरह का हम ये एक वेबिनार कर रहे हैं सिडबी के साथ, तो उनका एक बड़ा दुखद सा मेल मैंने पढ़ा जहां उन्होंने लिखा था कि 5 मई को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है कोविड की वजह से, और मैं एक सैनिटाइजर का प्लांट लगाना चाहती हूँ, तो क्या मुझे कुछ इसमें आत्मनिर्भर होने में कुछ मदद मिल सकती है? बहुत ही दुख हुआ ये जानकर, पर सर ये सैनिटाइजर का प्लांट अगर वो लगाना चाहती तो सिडबी की और भी स्कीमें हैं, इसमें हमने सैनिटाइजर को अलग रखा है। हमारी बाकी स्कीमों में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो उसमें हम जरूर उनकी सहायता कर सकते हैं। अच्छा, एक पूछ रहे हैं कि आयुष 64, मुझे इसका मतलब पहले समझ नहीं आया था, पहले भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि आयुष 64 इज एन अप्रूव्ड एंड एस्टेब्लिश्ड रिसर्च प्रोडक्ट बाय आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे अभिद्या जी सर ने बताया आपको कि अगर ये आयुष मिनिस्ट्री से ऐसा कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है कि ये जो आपका जो भी ये प्रोडक्ट है आयुष 64 ये कोविड से लड़ने में मददगार है, तो शायद सिडबी जरूर आपकी मदद करना चाहेगी। और सर एक क्वेश्चन है कि जैसे ये जो प्रपोजल है ये कहाँ देने होंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पर किसी ने पूछा कि भाई मैं जयपुर में हूँ तो मैं कहाँ जाकर ये प्रपोजल दूँ, तो ये कोई आपने ऑनलाइन सिस्टम इसका कुछ बनाया है या ब्रांच में जाना होगा, कैसे करना होगा? हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सीधे मतलब हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, और नियरेस्ट ब्रांचेस जो हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमारी नियरेस्ट ब्रांच उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेंगे। तो ऑनलाइन ब्रांच एप्लीकेशन सर कहाँ सबमिट करनी होगी? मतलब कोई मेल आईडी है आपका या आपके पोर्टल पर? हमारे वेबसाइट पे जा करके वहां से बोरोवर्स कॉर्नर है, वरना स्कीम के डिटेल भी है उसमें, फोन नंबर और मेल आईडी वगैरह सब दिए हुए हैं, तो उनसे क्या कहते हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फोन करके ब्रांच से बात कर सकते हैं। हमारे जो कांटेक्ट के लिए हमने हेड ऑफिस से 2-3 लोगों को लगाया हो, उनसे बात करें तो वो पूरी तरह गाइड कर देंगे, और उनके सबके डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल।
तो आपकी जितनी ब्रांचेज हैं उनका सब कॉन्टैक्ट डिटेल सर आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है? पूरा उपलब्ध रहता है, परंतु हमने तो फ्लायर ही लगा रखा है। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे तो ठीक सामने आरोग्य श्वास का फ्लायर दिखाई देगा ठीक आपको। उस ठीक। फ्लायर में कॉन्टैक्ट डिटेल्स उन लोगों के हैं जो डायरेक्टली इसको हैंडल कर रहे हैं हेड ऑफिस में, तो उनसे बात करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट कर देंगे कि कौन सी ब्रांच है, उनका नंबर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। सर एक पूछ रहे हैं कि जो वो लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रहे हैं फॉर द सप्लाई ऑफ वैक्सीन, तो क्या उनको इस स्कीम में मदद मिल सकती है? सर्विसेज में है, बिल्कुल मिल सकती है मदद। जी। सप्लाई ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड ओनली। जी जी, ओके। कोविड वैक्सीन की सप्लाई में लॉजिस्टिकल सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन या कुछ होगा हाँ तो जी, उनको मिल सकती है। उनको मतलब अगर उनको कोई और कोई लॉजिस्टिक्स के लिए कोई ट्रक खरीदने हो या ऐसे स्पेशलाइज्ड व्हीकल कुछ उनको लेने हो या कोई वर्किंग कैपिटल लेनी हो तो उसके लिए उनको मिल सकता है। बिल्कुल। सर आपने इसमें बताया कि SMA 1 और SMA 2 आप कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन शायद उसमें कुछ एक फाइन उसमें आपने ये भी लिखा है कि ब्रांच लेवल पर जो ब्रांच मैनेजर्स हैं वो देख सकते हैं कि SMA 1 को किसी पर्टिकुलर केसेस में अगर वो ठीक समझेंगे तो उसको कंसिडर भी कर सकते हैं। नहीं, SMA 1-2 हम जनरली डिस्करेज करेंगे। हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, अगर उनके साथ हमारा कोई एक्सपीरियंस है और उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम हमको समझ में आती है तो हम एक किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसको कंसिडर कर पाएंगे, बट अदरवाइज SMA 1-2 को हम जनरली नहीं प्रेफर करते। दोस्तों इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपनी जो रीपेमेंट है चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए अगर आप अपने रीपेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे आपका सिबिल भी खराब होगा, आपका जो पास्ट बिहेवियर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास वो भी गड़बड़ होगा। हमेशा टाइम से अपना लोन और उसका ब्याज अदा करते रहिए, क्योंकि जो डिफॉल्ट है उसकी डेफिनेशन दोस्तों बड़ी क्लियर है, $1 1 डे डिफॉल्ट। अगर आपने एक दिन भी डिफॉल्ट कर दिया, कई बार मेरे दोस्त मुझसे बात करते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कोई डिफॉल्ट, नहीं नहीं डिफॉल्ट कुछ नहीं है जी हमारा, वो थोड़ा बहुत डिले तो चलता है। तो यहाँ मैं आप सबको ये जरूर बता दूं दोस्तों कि ये जो चलता है वो एक दिन का भी नहीं चलता। आपको पे करना है एक दिन पहले पे आप करिएगा, लेकिन अगर आपने एक दिन बाद किया तो वो डिफॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। एम आई राइट सर? यस सर। अच्छा जहां वो तक पूछ हो रहे हैं सके प्रयत्न करना चाहिए कि समय से जी। डेट सर्विसिंग कर दी जाए। अच्छा सर, अगर अगर किसी ने कोई लोन लिया और वो रीस्ट्रक्चर करा लेते हैं अपना लोन, तो यहाँ आपने कहा कि आप सिबिल भी देखेंगे, तो वहां सिबिल उनका गड़बड़ हो जाता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कई बार होता है कि वो SMA 1 SMA 2 में नहीं है, स्टैंडर्ड हो गए हैं, अब RBI की गाइडलाइंस भी हैं, तो क्या आप ऐसे केसेस को कंसिडर करेंगे? देखिए, आम तौर पर रीस्ट्रक्चरिंग तभी दी होगी उन्होंने जब उनसे अपने एग्जिस्टिंग ही डेट सर्विस नहीं हो पा रहे हैं। यदि अगर एग्जिस्टिंग डेट सर्विस हो पा रहे होते, उनके पास कैश फ्लोज होते, तो वो शायद रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नहीं जाते। तो आमतौर पर ये उनको एक थोड़ा कूलिंग पीरियड, जिससे कि वो अपना समय, अपना जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी उनके कैश फ्लो इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व कर सकें और रिजॉल्व करके वापस एक पटरी पे उनकी गाड़ी चलने लगे। तो एक थोड़ा समय अगर गैप दे करके उनको लोन दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। परंतु फिर भी अगर कहीं ऐसी कुछ है कि उनके कैश फ्लो इम्प्रूव हो गए हैं, उनके पैसे, उनका जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थे जिसके कारण हमने या किसी और बैंक ने उनको रिस्ट्रक्चरिंग दी थी, तो उसको देखा जा सकता है। अच्छा वो पूछ रहे हैं सर कि क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंडिंग भी पॉसिबल है? वो परचेज ऑफ एनी, मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी परचेज करने के लिए वो कुछ जानना आई चाहते थिंक हैं। इसमें तो टेंजिबल एसेट्स के लिए ही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंडिंग। विवेक, इफ यू हैव एनी व्यू ऑन बहुत ज्यादा मतलब जो प्रोडक्ट्स हम टारगेट कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब इवन जो कंसंट्रेटर्स हैं उसको में भी कोई बहुत ज्यादा मतलब PCB और एक सक्शन डिवाइस होती है।
एक चीज मुकेश जी आपने बोली थी कि एक भी दिन का डिले नहीं होना चाहिए, वो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। अब जो डाटा होता है वो हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम से निकल के आरबीआई के पास चला जाता है या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास चला जाता है। सो द डाटा इज ऑटोमेटिकली सक्ड फ्रॉम आवर सिस्टम एंड मेड अवेलेबल टू एवरीवन। और अगर एक भी दिन का डिले है वो भी कैप्चर हो जाता है, खासतौर से अगर 5 करोड़ से ज्यादा का लोन अकाउंट है तो जो आरबीआई का एक फील्ड बोल के बैंकर्स के लिए अरेंजमेंट है, अगर उसमें एक भी दिन का भी डिले है तो वो भी कैप्चर हो जाता है, 2 दिन का है वो भी कैप्चर हो जाता है। तो इसलिए लोन अकाउंट को अप टू डेट रखना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जो हम सबको इनकलकेट करनी चाहिए। और जैसा गुप्ता जी ने कहा, एक दिन पहले पेमेंट कर देना चाहिए देन कि हम एक दिन बाद पेमेंट। जी सर, बिल्कुल सर। सर वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर हम कोई कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस लगाएं फॉर वैक्सीन्स, और या कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कोई डेडिकेटेड वेयर हाउस हम कुछ बनाए, तो उसके लिए क्या कोल्ड स्टोरेज के लिए या ऐसे वेयर हाउस के लिए भी यू विल बी रेडी टू फाइनेंस? वेयर हाउस बनाने में तो सर लगेगा बहुत टाइम अभी, लेकिन अगर को उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में अगर उसकी रिक्वायरमेंट है और उनके पास रेडीमेड फैसिलिटी है और उसमें कुछ अपग्रेडेशन करना है तो फिर उसको देखा जा सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, अभी वेयर हाउस बनाना शुरू करेंगे तो अब समय तो बहुत लगेगा उसमें, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तो ठीक कह रहे ये हैं चीजें सर। तो केस टू केस ही देखी जा सकती हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि सर क्या एम्बुलेंस परचेज करने के लिए भी आप लोन देंगे? एम्बुलेंस तो इसमें कवर नहीं है मेरे ख्याल से। ओके। और एक क्वेश्चन है, वैसे आपने शायद उसका जवाब दिया था, फोर क्लोजर ऑप्शन इसमें कुछ अवेलेबल है, और क्या आप उसके, मैं उसमें और ऐड कर देता हूँ कि तो कोई प्री विवेक पेमेंट? ने वही बता दिया, नो प्री बता पेमेंट चार्जेस, नो प्री पेमेंट जी चार्जेस। जी। सर आपने जो रेशोज बताई, तो उसमें जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो रेशोज आप एग्जिस्टिंग रेशोज की बात कर रहे हैं, या ये लोन के बाद जो प्रपोज्ड अगले जो रीपेमेंट पीरियड है उसमें आप ये रेशोज देखेंगे? मैं समझा नहीं। सर जो जैसे आपने आप जो अगर डेट इक्विटी रेशो की बात कर रहे हैं, जैसे हम उसमें हाँ, लीवरेज की बात कर आप रहे थे, तो एग्जिस्टिंग देखेंगे या आफ्टर दिस लोन? आफ्टर दिस लोन, इस लोन को इंक्लूड करें, इस लोन को इंक्लूड करके। सर एक क्वेश्चन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके साथ क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट होंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देने होंगे? वैसे मैं देख रहा था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में बड़ा क्लियरली उनको डिफाइन किया गया है, बट फिर भी अगर आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा बता दें कि देखिए मेजरली 4-5 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं किसी भी उसमें लोन में, जो मिनिमम जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो सर्वाधिक आवश्यक होते हैं, तो केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर 2-3 साल की जो बैलेंस शीट्स वो चाहिए होती हैं, पार्टनर्स के नेटवर्क स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अगर है तो वो चाहिए होता है, और इसके अलावा तो एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके अलावा तो मुझे अभी लगता नहीं कि इन स्कीम्स में किसी और चीजों की कोई खास आवश्यकता। जी बिल्कुल। सर एक पूछ रहे हैं कि हाँ सॉरी, एक चीज छूट गई मुझसे, वो बताना है कि लास्ट के 12 महीने के जो उनके जीएसटी रिटर्न है वो भी देखें, जीएसटी रिटर्न भी लगा। जी सर, जी सर। सर एक पूछ रहे हैं कि जो पैथोलॉजी लैब है, अगर कोई मतलब कोई डॉक्टर हैं और वो अब शुरू करना चाहते हैं अपनी पैथोलॉजी लैब, तो क्या उसके लिए भी आप इस स्कीम में लोन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं अगर, जी पैथोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं, और अगर कोविड से रिलेटेड आरटीपीसीआर टेस्टिंग और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं तो जी, बिल्कुल कर सकते ओके। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, आपने बताया इस स्कीम में कि 2 महीने पहले लोन एप्लीकेशन की जो डेट है उससे 2 महीने पहले तक भी अगर हमने कोई मशीन खरीदी है तो उसको भी आप कंसिडर कर लेंगे सब्जेक्ट टू कंडीशन की, वो तो ठीक है, आप देखेंगे कि भाई किस सप्लायर से ली मशीन, उसका बिल प्रॉपर बिल है या नहीं, उसका पेमेंट हुआ है या नहीं। अगर कभी किसी ने एक लोन ले लिया, वो क्योंकि हो सकता है कि एक एमएसएमई है, उसने कहीं किसी बैंक से लोन ले लिया जहां उसका रेट मे बी 11% 12% हो,
2 महीने पहले लिया, अब वो आपसे कहता है कि सर आप मेरे इस लोन को टेक ओवर कर लीजिए बिकॉज दिस इज अवेलेबल एट 4.5%, तो क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है सर? नहीं सर, ये तो हम लोग डिस्करेज करेंगे कि टेक ओवर फाइनेंसिंग के लिए नहीं है, ये नई फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए। अच्छा सर, आपने बताया कि जो इसका रीपेमेंट है वो 3 साल है, लेकिन उसको 5 साल तक भी कर सकते हैं। नहीं, 3 साल मिनिमम। अगर आप क्या कहते हैं वो लेना चाह रहे हैं, कैपिटल इक्विपमेंट लेना चाह रहे हैं और बहुत शॉर्ट आपके पास सर्विस करने का उसका टाइम नहीं होता, उससे क्या कहते हैं जनरेशन, वो रेवेन्यू जनरेशन का और उसके बाद उसको लोन सर्विसिंग का, तो इसलिए 3 से 5 साल के पीरियड का। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा था उसमें कुछ ऐसा था कि 3 साल है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, हाँ, WCTL जो 18 महीने तक का नॉर्मल पीरियड होना चाहिए, क्योंकि WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होता है और 18 महीने में मतलब अगर आप 3 महीने का भी साइकिल लगाइए तो 6 बार घूम जाएगा, 4 महीने का लगाइए तो उस हिसाब से घूम जाएगा। तो अगर उसको कुछ ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट, तो उसको हम 3 साल तक केस टू केस बेसिस पे बढ़ाने का डिसीजन ले सकते, नॉट टू बी अप्लाइड अक्रॉस द। और WCTL के लिए हम 5 साल नहीं दे पाएंगे। WCTL के लिए तो मैक्सिमम, हाँ, वो तो 12 से 18 महीने आपने बताया सर ने, बिल्कुल। वैसे 12 से 18 महीने के अंदर WCTL का रीपेमेंट हम नॉर्मली चाहेंगे। सर एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि इंटरनल रेटिंग, आप एक्सटर्नल रेटिंग के लिए तो आपने कहा कि आप नहीं कहेंगे इसमें कि आप SME रेटिंग या कोई SME रेटिंग या कुछ कराएं, लेकिन इंटरनल रेटिंग आप करेंगे। तो वो इंटरनल रेटिंग का कुछ प्रोसेस में, कुछ ब्रीफ में आप हमें बता सकते हैं कि हमें भी समझ आ सके कि हमारी इंटरनल रेटिंग आपकी एप्लीकेबल इंटरनल रेटिंग के अंतर्गत आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? इंटरनल रेटिंग के अंदर आपके जो विभिन्न तरह के पैरामीटर होते हैं, जैसे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या आपकी सेल्स है, क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके अलावा आपके क्या इसमें कितने साल से आप बिजनेस में हैं, आपकी मार्केटिंग क्या है, आप ऑल इंडिया लेवल आपकी पहुंच है या आपकी लोकल लेवल पे ही वो है सेल्स हैं, आपके कस्टमर कितने डाइवर्सिफाइड हैं, आप कितने इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाइड हैं, इन सारे चीजों को मिला करके आपका प्रोडक्ट सीजनल है या आपका प्रोडक्ट हर समय हर जगह बिकता है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है मार्केट में, आप उस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों को मिला करके एक रेटिंग सिस्टम बनता है। उस रेटिंग, इन सबको मिला करके हम वो रेटिंग निकालते हैं। तो वो मेरे ख्याल से साधारणतः आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है उसमें, जो आपकी बैलेंस शीट उसका सबसे ज्यादा वो होता है, और आप क्या कहते हैं कितना पुराना आपका बिजनेस है, कितनी आपके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, कितने डाइवर्सिफाइड आपके कस्टमर बेस है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए सिडबी और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जरूर देखेंगे कि भैया आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बैलेंस शीट से काफी कुछ झलकती है। तो अपनी बैलेंस शीट को मजबूत रखिए, डेट इक्विटी रेशियो को कंट्रोल में रखिए, करंट रेशियो या और जो भी रेशियोज हैं जैसे टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ, इन तरह की कुछ खास रेशियोज जिनके लिए हम कभी और बात करेंगे एक दूसरी वेबिनार में। मैं आपको बताऊंगा कि किन किन रेशियो का खास तौर से आपको ध्यान रखना है, पर अपनी बैलेंस शीट को पूरी मजबूती देकर रखिए। सर सवाल तो बहुत हैं, क्योंकि लोग बहुत सारी शायद ये इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं। जैसे एक साहब पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैं कोई इंपोर्टेड मशीन लेना चाहूं तो मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक साहब कह रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग क्या अवेलेबल होगी, तो मैं इसका जवाब मैं दे देता हूं। देखिए वैसे ये फेसबुक पर मेरा जो पर्सनल पेज है मुकेश मोहन गुप्ता, वहां पर भी अवेलेबल है, और इसके अलावा ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है हम बिल्कुल आपको देंगे बहुत जल्द। आने वाले 2 दिन के अंदर आप मेरा जो YouTube चैनल है MSME हेल्पलाइन, वहां पर आप इसकी पूरी रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। बस इंतजार कीजिए, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में 1 दिन का समय लग जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग जरूर दे दूं। तो आप MSME हेल्पलाइन YouTube चैनल पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी रिकॉर्डिंग भी देखिए, एक बार नहीं बार बार
देखिए, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन है अगर अभी आपसे छूट गया हो तब आप उसको देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो क्लाउड किचन है अगर हम बनाना चाहें कोविड पेशेंट्स के लिए तो क्या उनको आप फंडिंग कर देंगे? मेरे ख्याल से क्लाउड किचन बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर वो व्यवस्था मजबूत हो पाए जो हमें कोविड महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्लाउड किचन जबकि एक बड़ी सेवा की उसके लिए बना है, यहाँ पे शायद उसको हम कवर ना कर पाएंगे। दोस्तों एक बात और भी है कि अगर अभी आपने बना लिया कोविड पेशेंट्स के लिए ये क्लाउड किचन और आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, सिडबी से लोन भी ले लिया, और मैं ऐसे समझता हूं कि जितने भी हम प्रयत्न कर रहे हैं सभी लेवल पर और सरकार की तरफ से या जितने भी हमारे जो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्द शायद इस कोविड नामक राक्षस को तो मार भगाएंगे। तो ये जो अगर आपने ये किचन क्रिएट करेंगे ओनली फॉर कोविड पेशेंट, तो हमें उम्मीद भी करनी चाहिए, हम तो चाहेंगे ये प्रोजेक्ट आपका जल्दी से फेल हो, क्योंकि कोविड पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाएं और बहुत लंबे समय तक यानी 3, 4, 5, 10 साल तक ये इसकी जरूरत ना पड़े। तो मुझे लगता है कि वो आपने ठीक कहा कि सर कारण तो अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन शायद वो एक वायबल प्रोजेक्ट होना खास तौर से कोविड के पेशेंट्स के लिए और उनसे लड़ने के लिए शायद वो उतना कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो आप भी देख लीजिएगा कि जैनल जी की ये आप कितना वायबल होगा। सर आई एम ए medical plastic container bottle manufacturer in Lucknow, Uttar Pradesh. I also manufacture sanitizer bottles, cans, and have been working in the manufacturing industry from last 32 years. Now I want to establish an oxygen generation plant. I have arranged the land and have also talked to many suppliers of the plant. They will assist me in all technical ways. I want to ask a question that can I get the loan regarding this under these schemes? तो कुछ कुछ मेरा भी एक बार यही मन में आ रहा था कि जो मैं सोचता था कि जो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह हैं उसमें शायद प्लास्टिक का जो इंजेक्शन मोल्डिंग या ब्लो मोल्डिंग या इस तरह के प्रोडक्ट की शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी। उनका भी यही शायद कुछ क्वेश्चन है कि भाई मैं प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, सैनिटाइजर में भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कह सकता हूँ अभिषेक जी कि आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के एक बार दीजिए सिडबी को। अगर उनको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हैं, आप दिखाइए कि आप इसको तुरंत बना सकते हैं, तो शायद आपका प्रोजेक्ट ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि सिडबी इज़ वेरी पॉजिटिव अगेंस्ट दीज स्कीम्स। या मैंने देखा है कि किसी भी, ये खाली ये स्कीम नहीं, किसी भी स्कीम के लिए सिडबी और उनके जो अधिकारी हैं वो पूरे तन्मयता से, पूरी लगन से एमएसएमई की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर विवेक जी या सत्यकी जी आप कुछ ऐड करना चाहें तो? आई थिंक आपने इसको एड्रेस कर ही दिया है। तो यदि वो जो कार्य कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं और उसमें कोई मतलब कंटिन्यू पुराने काम से काफी लिंक है उसका, तो हमें उसको करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक ये मनीष जी पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं, वैसे इसका जवाब दे दिया है विवेक जी ने पहले ही, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मनीष जी, आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं इनको इंपोर्ट करके और पैन इंडिया में सप्लाई करने के लिए लोन ले सकता हूँ? सर ये तो ट्रेडिंग ही हो गया पूरी तरह। तो ट्रेडिंग वैसे ही विवेक जी ने बता दिया कि ट्रेडिंग का बिजनेस जो है वो इसमें कवर्ड नहीं है जी। एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है। वो पूछ रहे हैं कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रेडी हैं और मैंने एक अभी स्टार्टअप बनाई है तो क्या मैं लोन ले सकता हूं? मैं अगर इसका जवाब मैं देना चाहूं सत्यकी जी, अगर आप मुझे परमिशन दें। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी वैसे तो विवेक जी ने और सत्यकी जी ने आपको ये सब बता दिया कि आप जो कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो ही नहीं सकते अगर आप एक स्टार्टअप हैं। वो मैं खास तौर से जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिंपल 1 पेज का सिडबी का, मैं उसको पढ़ देता हूं। वैसे सर ने बड़े सीधे शब्दों में बता दिया था, बट मैं अगर सीरियल से पढ़ूं तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आप नए हैं तो आप सारे पेपर नहीं दे सकते।
क्योंकि एक तो देखिए पहले चाहिए आपको परफॉर्मा इनवॉइस ऑफ मशीन या रॉ मटेरियल, वो आपके पास मिल सकता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट वो भी आपके पास मिल सकते हैं। लास्ट 2 ईयर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डियर, ये आपके पास नहीं मिल सकता अगर आप एक नए स्टार्टअप हैं। स्टेटमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर, ये आप दे देंगे। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, या जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कंसेंट टू एस्टेब्लिश द यूनिट अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अगर एप्लीकेबल है वो चाहिए। आपकी जो एग्जिस्टिंग पावर लोड है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग यूनिट होनी चाहिए, तो एग्जिस्टिंग पावर लोड का प्रूफ चाहिए। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग पावर लोड है उसके अलावा आपको इन मशीनों के लगाने के बाद कोई एडिशनल पावर की जरूरत होगी, तो कम से कम उसकी एप्लीकेशन तो सबमिट करके उसकी कॉपी यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूर लगा दीजिएगा। और आपका जो जगह है जहां पर आप ये प्लांट लगा रहे हैं वो आपकी अपनी है, तो उसकी सेल डीड की कॉपी, किराए पर है तो रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट वो आप दीजिएगा यहाँ पर। और जितने भी स्टेचुटरी अप्रूवल्स हैं उस प्रोडक्ट के लिए या ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो यहाँ पर चाहिए। तो दोस्त, जैसे कि बताया, ये स्कीम क्योंकि बहुत क्विक डिस्पोजल के अंतर्गत एक प्रोडक्ट निकाला है सिडबी ने, तो आप और स्कीम में लोन ले सकते हैं स्टार्टअप के लिए। तो मैं समझता हूं कि सिडबी के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं और बहुत मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्कीम में केवल हमें उनको मदद करनी चाहिए, सिडबी को भी, कि वो उन लोगों की मदद कर सके जो तुरंत इस कोविड से लड़ने में हमारी मदद कर सकें। सो एम आई राइट सर? राइट सर। और वो कह रहे हैं कि ऑफलाइन एप्लीकेशन बनाने सबमिट करने के लिए तो सिंपल है कि आप एप्लीकेशन बनाइए और जैसे कि सर ने बताया सिडबी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ देखिए जो नंबर दिए हैं उनको कांटेक्ट कीजिए। और साथ में मैं ये एश्योर आपको कर सकता हूँ फ्रॉम चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड एमएसएमई हेल्पलाइन की तरफ से कि आपको अगर हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, मुझे लगता है कि वैसे तो बहुत ही सिंपलीफाइड ये फॉर्म है। इसमें हम जैसे इसमें एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको शायद आपको एक एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी मुझे नहीं पता कि आपने इसमें शायद उद्यम रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट रखी है या नहीं, लेकिन हम बहुत जल्द एक उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक वेबिनार करने वाले हैं। और आपको अगर हमसे कोई मदद चाहिए तो हम दिल से आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। आप कभी भी मुझसे पूछिए, मेल कीजिए और उम्मीद करिए और यकीन रखिए, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं आपकी एक भी मेल मिस नहीं होगी। बस आप मेल कीजिए info@indiansmechamber.com पर, और सिडबी को तो आप अप्रोच कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और जो मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं यहाँ सिडबी की इतनी इंटेलिजेंट टीम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और कोई अगर आपको मदद चाहिए चैम्बर से, तो जैसे सिडबी आपकी मदद करने के लिए तैयार है सेल्फलेसली। उन्होंने बताया कि ना उसमें वो CDTMA-SME की फीस ले रहे हैं, ना वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो ले रहे हैं। चैम्बर भी आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, सवालों की जो झड़ी है, वो कह रहे हैं कि प्लीज गाइड IT सर्विस स्टार्टअप विच इज मोर देन 3 years ओल्ड कैन अवेल दिस स्कीम विद 4.5% इंटरेस्ट। आपका जवाब पहले ही दे दिया, IT सर्विसेज के लिए नहीं। लेकिन अगर आपकी IT सर्विस आपको लगता है कि वो कोविड से लड़ने में कुछ मदद कर रही है, बताइए कैसे कर रही है, और शायद सिडबी आपकी जरूर मदद करेगा। Sir, Sikkim is one of the largest MFGs in India. Most of the drugs are COVID related, but there is no any distributor except me. But as there is almost 37-38 companies, it will help to fight any crisis in healthcare. तो कुछ सवाल बहुत सवाल क्या है समझ नहीं आया। तो हमें जैनल जी आपका कुछ सवाल समझ नहीं आया, बस इतना ही मैं समझ पाया हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आप, जैसे आपने कहा कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर और नहीं है, आप अकेले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये स्कीम नहीं है, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के लिए ही ये स्कीम है। इफ क्लाउड किचन वी डू डेडिकेटेड टू कोविड पेशेंट एंड देन वी यूज दिस फैसिलिटी फॉर एनी अदर पर्पज एंड वी टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन रिपेमेंट। देखिए, लोन रिपेमेंट की तो जिम्मेदारी आपकी हमेशा है भाई साहब। आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो लोन की पे करने की जिम्मेदारी तो आपकी, तो आप ये जिम्मेदारी लें या ना लें वो तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इस टाइम, बट फिर भी अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप प्लीज आप
एक बार डिस्कस कर सकते हैं सिडबी के साथ या हमारे साथ, अपना प्रोजेक्ट बताइए। और अगर ऐसा कुछ लगेगा तो जैसे सत्यकी जी ने और विवेक जी ने बताया कि दे आर पॉजिटिव ऑलवेज टू कंसिडर एनी प्रपोजल, कंडीशन जो है वो उन्होंने बना ही दी है। वो कह रहे हैं आई नीड फंड टू ऑपरेट स्मूथली फॉर एंटायर स्टेट एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट। आप करिए, पर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लिए ही कीजिए। सचिन सिंगल जी कह रहे हैं वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। और सर मैं जितनी तारीफ करूं आपकी, जितनी साफ गोई से विवेक जी ने बताया, डॉक्टर एस आचार्य जी ने बताया सिडबी के बारे में, और विवेक जी ने बताया खास तौर से इन 2 स्कीम के बारे में, और फिर सत्यकी जी ने बताए जो भी क्वेश्चंस हमारे मन में थे उन सब सवालों का एकदम सीधा सरल जवाब, बिना किसी ऐसी लाग लपेट के कि हम कंफ्यूज हो जाएं। मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं आपका एमएसएमई सेक्टर की इतनी मदद करने के लिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो बीच में हम आपके दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सत्यकी जी दिल से बहुत बहुत आभार आप तीनों का। मैं तो बस यही कहूंगा कि मुझे तो अंधेरों में जलना भी आता है, राह कितनी भी मुश्किल हो पर चलना भी आता है, कितने भी पत्थर बिछा दो तुम राहों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे गिरकर संभलना भी आता है। हम नहीं मानते कि ये सब किस्मत में लिखा था, इरादों के पक्के हैं, हमें किस्मत बदलना भी आता है। ये मैं शायद कह रहा हूं एमएसएमई की तरफ से। ये जो हम हैं यहाँ पर दोस्तों, आप समझिए कि ये हम हैं एमएसएमई, और हम कह रहे हैं कि चाहे कितनी परेशानी में हो, चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, जब सिडबी जैसे दोस्त हमारे साथ हैं तो फिर हमको कोई डर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। एक बात सर। कहना चाहूंगा कि इसमें आपने इसको शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम को किया है, और क्या कहते हैं, ये आपका एक ये जो इनिशिएटिव है ये एमएसएमईज को और सिडबी को जोड़ने में बहुत क्या कहते हैं कारगर सिद्ध होगा। और एमएसएमईज के आपने मेरे ख्याल है आज काफी डाउट्स उनके क्लियर किए हैं, जो उनके मन में जो विचार आ रहे थे, उनके प्रश्न रहे हैं, उनका जवाब हम पता नहीं अच्छी तरह दे पाए कि नहीं दे पाए। परंतु इस सब में क्योंकि आपने काफी शेयर पढ़े, तो मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप, हम और एमएसएमई तीनों, सिडबी, आप और एमएसएमई तीनों के लिए तो एक चमन में एक इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये कह करके कि भाई हम लोग को सबको साथ में चलना है, और साथ में चल करके इस कोविड नाम की महामारी से लड़ने के लिए जो भी आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए हम लोग कर सकते हैं वो हमें करना। जी बिल्कुल सर, वो दिखता है आपके एक्शन से, साफ दिखाई देता है कि जो आपने कहा आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। सर विवेक जी आप और आचार्य जी, आप कोई एट द एंड आप कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, आप ये जो आज का वेबिनार रहा और जैसे आपने इसको कंडक्ट कराया, और पार्टिसिपेंट्स में देख रहा था, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये 200 के आसपास जा रहा था, 188 के पार्टिसिपेंट्स थे। तो इससे पता चलता है कि किस टाइप का इसमें आपने इनिशिएटिव लिया है, लोगों में ये चीज, ये जो हमारा संदेश है कि सिडबी ने ये 2 स्कीम्स जो है एमएसएमई सेक्टर को सशक्त कराने के लिए, कोविड के विरुद्ध अपना फाइट में इनको सशक्त कराने के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने आज जो इनिशिएटिव लिया है ये काफी प्रेजवर्दी है। और हम भी आभार प्रकट करते हैं आपका कि जो है ये सिडबी का इनिशिएटिव्स आपके मेंबर्स तक और जो भी बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाने में आपने हमारी मदद की। और हम जो सत्यकी जी ने जो बोला कि जो है हम अकेले कुछ नहीं है, हम अकेले कुछ नहीं है, और हम लोग मिल के जरूर देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और उसमें आप जैसे साथी हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम लोगों का मनोबल भी और बहुत बढ़ जाता है कि जो हम और भी कुछ अच्छा कर पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक सर कोई खास मैसेज आप? हम मैं तो आपके साथ जो जुड़े हुए हैं और आपको सब साधुवाद देना चाहूंगा
और आप सबसे यही आशा करते हैं कि आप ये स्कीम का बेनिफिट उठा के देश के लिए कुछ कर पाएंगे। हमारा तो कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है, पूरे चेन में हम तो 10-20% के ही कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आगे जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर रिस्क लेके चीजें बना के उनको सप्लाई करता है, सप्लाई करके रिकवरी करता है अपने बुकलेट्स की, उसके बाद बैंक को पेमेंट करता है उसका 80%, उसका 75% और 80% उसका होता है, तो उसको भी साधुवाद और आपको साधुवाद। और थैंक यू फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ अस फॉर प्रेजेंटिंग आइडियाज। हाउ अम्बल यू आर सर, मतलब अम्बलनेस की पराकाष्ठा की, जो 100% दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन तो 5 से 10% है। सो नाइस ऑफ यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहूंगा कि मेरा मेल आप कीजिए, मेरा मेल ही मेरे मोबाइल जैसा है, मोबाइल पर हो सकता है मोबाइल ना उठे, बट आप मुझे मेल कीजिए info@indiansmechamber.com या info@msmehelpline.com पर मुझे मेल कीजिए। यकीन रखिए आपकी हर मेल का, चाहे रात को 2 बजे मैं जवाब दूं, लेकिन मैं जवाब जरूर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।